हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने सिंगल फेस एसी सर्किट देखा। सिंगल फेस एसी सर्किट में आरएलसी सीरीज सर्किट हमने देखा और आरएलसी सीरीज सर्किट पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम थ्री फेस एसी सर्किट पे जा रहे हैं। तो थ्री फेस एसी सर्किट की जरूरत क्या पड़ रही है? सिंगल फेस है तो थ्री फेस पावर इज, ये नेसेसिटी है, नेसेसिटी ऑफ थ्री फेस सिस्टम। थ्री फेस सिस्टम क्यों जरूरत है? थ्री फेस पावर इज यूजली जनरेटेड, ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज इट हैज लार्ज नंबर ऑफ एडवांटेजेस। बहुत सारे एडवांटेज होते हैं थ्री फेस पावर के, इसलिए ये जनरेट किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है और बांटा जाता है अलग अलग उपयोगकर्ताओं पे। ठीक, तो थ्री फेस सिस्टम आर वाइडली यूज्ड बाय इलेक्ट्रिकल grids all over the world to transfer power। इलेक्ट्रिकल ग्रिड के थ्रू पावर ट्रांसफर करते हैं, ये थ्री फेस सिस्टम के द्वारा पूरी दुनिया भर में किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू पावर लार्ज मोटर्स एंड अदर हैवी लोड्स। थ्री फेस पावर का इस्तेमाल बड़ी मोटरों को और बड़े भारी लोड को दिया जाता है। थ्री फेस सिस्टम आर ऑलवेज adopted because they are economical। इकोनॉमिकल से मतलब है ये सिंगल फेस की अपेक्षा ज़्यादा सस्ता पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेस सिस्टम। द एडवांटेज ऑफ थ्री फेस सिस्टम ओवर सिंगल फेस सिस्टम आर, पहला, थ्री फेस apparatus आर स्मॉलर इन साइज एंड लाइटर इन वेट, स्मॉलर इन साइज एंड लाइटर इन वेट than a single phase apparatus with same power output, which makes them cheaper। ठीक है, अब वही apparatus जो सेम पावर आउटपुट के लिए है सिंगल फेस में, उससे बहुत छोटा और हल्का और सस्ता थ्री फेस apparatus बनता है, इसलिए ये एक एडवांटेज है। ठीक, थ्री फेस सिस्टम रिक्वायर only 75% of the weight of conducting material। ठीक है, जितना हम सिंगल फेस में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 3/4 पार्ट ही लगता है, उतना ही वजन का हमें कंडक्टिंग मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है टू ट्रांसमिट द सेम अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है, ये भी एक एडवांटेज का काम कर रहा है। 75% वेट कंडक्टिंग मटेरियल का रिड्यूस हो जाता है जब हम थ्री फेस सिस्टम का उपयोग करते हैं। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेस जनरेटर इज सिंपल व्हेन कंपेयर टू ए सिंगल फेस जनरेटर। ठीक है, सिंगल फेस जनरेटर की अपेक्षा पैरेलल ऑपरेशन थ्री फेस जनरेटर का आसान है। Output of three-phase machine is 1.5 times the output of single-phase machine of same size। ठीक है, कितना? 1.5 times of the output। ठीक, तो सिंगल फेस मशीन की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं थ्री फेस मशीन। अगर हम आकार की बात करें तो समान आकार की अगर थ्री फेस मशीन है, सिंगल फेस मशीन है, तो थ्री फेस मशीन का आउटपुट 1.5 गुना होता है सिंगल फेस की अपेक्षा। ठीक, थ्री फेस मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। थ्री फेस मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग वाइल सिंगल फेस मोटर और नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सिंगल फेस मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, थ्री फेस मोटर हमेशा सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अब थ्री फेस मोटर या पंखे की बात कर रहे हैं अपन, तो पंखों में आपने देखा होगा एक कंडेंसर लगता है। ठीक है, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, गर्मी के सीज़न में कूलर में पंखे लगे होते हैं, उसमें भी कंडेंसर लगा होता है जो कि फेस को शिफ्ट करता है, एक तरीके से दो फेस बना देता है। ठीक है, इसलिए वो सिंगल फेस मोटर काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम थ्री फेस मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सेल्फ स्टार्टिंग हो गया। यहाँ पर सिंगल फेस मोटर जब तक मैं उसको फेस चेंज ना करूं या कंडेंसर का उपयोग ना करूं, वो मोटर चलेगी ही नहीं। ठीक है, कभी आप पंखा आपका रुका हुआ है, आवाज़ कर रहा है, हम की आवाज़ आ रही है लेकिन घूम नहीं रहा है,
क्योंकि उसे स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिल रहा है। स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिल रहा मतलब कंडेंसर उसका खराब हो गया, आप कंडेंसर चेंज कर दीजिए, या कंडेंसर वाली सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग खराब हो गई है, उसे हमें चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, नॉर्मली कंडेंसर चेंज कर देने से पंखा ऑटोमेटिक चलने लगता है, नहीं तो फिर आपको उसको धक्का मार के घुमाना पड़ता है, तब जाके वो चलना शुरू करता है। ठीक है, तो सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, जबकि 3 फेस मोटर हमेशा सेल्फ स्टार्टिंग होती है। 3 फेस मोटर्स हैव बेटर पावर फैक्टर एंड इफिशिएंसी कंपेयर टू सिंगल फेस मोटर। ठीक है, पावर फैक्टर, बेटर पावर फैक्टर से मतलब है पावर फैक्टर, हमारी कोशिश रहती है कि पावर फैक्टर मुझे यूनिटी का मिले। पावर फैक्टर अभी पिछले क्लास में हमने देखा cos फाई से निकालते हैं, है कि नहीं? तो cos फाई की वैल्यू 1 होना चाहिए, 1 है या 1 के नज़दीक है तो हम बोलते हैं कि पावर फैक्टर अच्छा है। ठीक है, तो 3 फेज मोटर का पावर फैक्टर अच्छा होता है और इफिशिएंसी या दक्षता अच्छी होती है, कंपेयर करते हैं हम जब सिंगल फेस मोटर के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इन अ सिंगल फेज सर्किट द पावर डिलीवर्ड इज पल्सेटिंग। इन अ सिंगल फेज सर्किट द पावर डिलीवर्ड इज पल्सेटिंग। पल्सेटिंग से मतलब है जिस तरीके से धड़कन होती है अपनी, उस तरीके से पल्स के रूप में मुझे पावर मिलती है, ऊपर नीचे, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, इस तरीके से मुझे कंटिन्यूअस सिग्नल मिलता है, इसलिए उसको हम पल्सेटिंग बोल रहे हैं। ठीक है, वेयर एज इन 3 फेज सिस्टम कांस्टेंट पावर इज डिलीवर्ड व्हेन द लोड्स आर बैलेंस्ड। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस लोड की बात आ गई है, तो बैलेंस लोड हम फिर आगे देखेंगे हम। ठीक, अगर 3 फेस और सिंगल फेस की बात कर रहे हैं तो सिंगल फेस में पावर पल्सेटिंग डिलीवर होता है, जबकि 3 फेस सिस्टम में कांस्टेंट पावर डिलीवर होता है व्हेन द लोड इज बैलेंस, जब बैलेंस लोड हो। ठीक है, इन ए सिंगल फेस सिस्टम द इंस्टेंटेनियस पावर इज नॉट कांस्टेंट एंड इज साइनोसॉइडल। ठीक है, विच रिजल्ट्स इन वाइब्रेशन। ठीक है, तो सिंगल फेस वाली जितने भी सिस्टम होंगे उसमें वाइब्रेशन मुझे मिलेगा, बट इन ए 3 फेस सिस्टम द इंस्टेंटेनियस पावर इज ऑलवेज द सेम। तो इसमें मुझे वाइब्रेशन नहीं मिलेगा या नाम मात्र को मिलेगा। ठीक है, ए सिंगल फेस सप्लाई कैन बी मैनेज्ड फ्रॉम ए 3 फेस सप्लाई। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, सिंगल फेस सप्लाई कैन बी मैनेज्ड फ्रॉम ए 3 फेस सप्लाई। 3 फेस सप्लाई है तो उसमें 3 प्रकार के सिंगल फेस लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए वो मैनेज किया जाता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट ए 3 फेस सप्लाई फ्रॉम ए सिंगल फेस सप्लाई। ठीक है, क्या है, हम सिंगल फेस सप्लाई 3 फेस सप्लाई से तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु सिंगल फेस सप्लाई से हम 3 फेस सप्लाई नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, 3 फेस सप्लाई कैन बी रेक्टिफाइड इनटू ए डीसी सप्लाई विथ लेसर रिपल फैक्टर। अब ये रिपल फैक्टर क्या है? रिपल से मतलब है कि इसमें डीसी है तो डीसी सप्लाई चाहिए मुझे, तो डीसी सप्लाई मतलब क्या होता है? डीसी मतलब कोई भी इसमें एसी कंपोनेंट नहीं है या फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसे हम डीसी बोलेंगे। ठीक है, और जब हम रेक्टिफाई करते हैं एसी सिग्नल को तो मुझे किस तरीके का आउटपुट मिलता है? कुछ इस तरीके का, जो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक, तो ये स्ट्रेट लाइन है और ये पल्स के रूप में मुझे मिल रहा है। ये एसी कंटेंट है इस आउटपुट में, रेक्टिफाइड आउटपुट में, जिसे हम रिपल फैक्टर कहते हैं। रिपल समझ में आ रहा है? जैसा कि समुद्र की लहरें होती हैं उस तरीके की लहरें मुझे मिलती है, इसे रिपल बोलते हैं। और ये रिपल फैक्टर मेरे 3 फेज सप्लाई में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, तो मुझे फिल्टर सर्किट की भी आवश्यकता छोटी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज देख लिए हमने। अब फेज सीक्वेंस, it is the order in which the voltage in the 3 coils reach their positive maximum values one after the other। ठीक है, फेज सीक्वेंस 3 फेज सप्लाई कैसे होती है? अब 3 फेज सप्लाई अपन देख लें।
ये मेरा नॉर्मल सिंगल फेज सप्लाई है। आप भी ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये मेरा 3 फेज सप्लाई है। ये मैं उसको अगर बोलूं कि ये मेरा फेज 1 है, इसको बोलूं कि ये फेज 2 है, और इसे बोलूं कि ये फेज 3 है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है इट इज द ऑर्डर इन विच द वोल्टेजेस इन द 3 कॉइल्स reach their positive maximum values one after the other। दिख रहा है, पहले फेज 1 मैक्सिमम पॉजिटिव हुआ, फेज 2 मेरा नेगेटिव है, फिर उसके बाद फेज 2 मेरा मैक्सिमम पॉजिटिव हुआ, बाकी फेज उससे नीचे है, फिर फेज 3 मेरा मैक्सिमम पॉजिटिव हुआ, बाकी फेज नीचे है। ये फेज सीक्वेंस मुझे बता रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है मेरा, ये 3 फेज वेवफॉर्म। ठीक, इन ए 3 फेज सर्किट इफ ऑल द इम्पिडेंसेस आर इक्वल, बैलेंस सिस्टम हम बोल रहे हैं, तो बैलेंस सिस्टम है, तो बैलेंस सिस्टम में क्या है कि बैलेंस सिस्टम में इम्पिडेंसेस आर इक्वल। इफ ऑल द इम्पिडेंसेस आर इक्वल देन द सर्किट इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड सिस्टम। ठीक है, ऑल द इम्पिडेंस आपको मालूम है क्या होता है, अगर 3 फेज सर्किट में सभी इम्पिडेंस अगर बराबर हैं तो सर्किट को हम बोलेंगे ये बैलेंस सिस्टम का है। टू ए बैलेंस सर्किट इफ ए बैलेंस्ड 3 फेज सप्लाइड वोल्टेज 3 फेज वोल्टेज इज अप्लाइड द करंट फ्लोइंग शैल आल्सो बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो बैलेंस्ड सर्किट में अगर बैलेंस्ड 3 फेज वोल्टेज है तो करंट भी बैलेंस होगा। द 3 फेज वोल्टेजेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट 120 डिग्री आउट ऑफ फेज, 120 डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है, टोटल रिवोल्यूशन एक सर्कल का कितना होता है, ये पूरा 360 डिग्री का होता है, और अगर 3 फेज है तो 360 डिवाइडेड बाई 3 120 डिग्री। ठीक, तो 120 डिग्री का आउट ऑफ फेज फ्रॉम ईच अदर रहते हैं। ठीक है, एंड सो आर द 3 करंट्स, इसी तरीके से 120 डिग्री आउट ऑफ फेज voltages, phase voltages and current भी 120 डिग्री आउट ऑफ फेज रहते हैं। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द फेज करंट और फेज वोल्टेज विल बी 0। ठीक, सम ऑफ ऑल द फेज करंट्स और द फेज वोल्टेजेस विल बी इक्वल टू 0। ये भी इंपॉर्टेंट है, 0। ठीक है, फेज करंट सम की बात कर रहे हैं, सम मतलब एडिशन की बात कर रहे हैं। ऐड करेंगे अगर तीनों फेज करंट को या तीनों फेज वोल्टेज को तो हमेशा मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, अनबैलेंस सिस्टम, द 3 फेज सिस्टम कैन बी अनबैलेंस्ड। ऐसा नहीं है कि बैलेंस्ड ही हमेशा हमको 3 फेज सिस्टम मिले, ये भी हो सकता है कि अनबैलेंस सिस्टम मिले। द अनबैलेंस मे बी ड्यू टू द अनबैलेंस इन सप्लाई और अनबैलेंस इन द लोड। 2 कंडीशन है, अनबैलेंस इन द सप्लाई और अनबैलेंस इन द लोड। समटाइम्स बोथ सप्लाई एंड लोड में भी अनबैलेंस। कई बार ये भी होता है कि सप्लाई और लोड भी अनबैलेंस्ड हो सकती है। ठीक है, इन द एनालिसिस ऑफ अनबैलेंस्ड सिस्टम ईच फेज हैज टू बी ट्रीटेड सेपरेटली, है ना। तो अब जब हम अनबैलेंस सिस्टम को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें अलग अलग ही हर फेज को ट्रीट करना पड़ेगा, ईच फेज ट्रीटेड सेपरेटली। द रिजल्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय देयर
फेजर रिप्रेजेंटेशन। रिजल्टेंट हमें कैसे मिलेगा? फेजर रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, लेट अस कंसिडर ए बैलेंस्ड सप्लाई सिस्टम वेयर द 3 फेज वोल्टेजेस आर V। ये डिफरेंस बता रहा है, ये तीनों फेज डिफरेंस बता रहा है। एक 0 डिग्री पर है, एक 120 डिग्री पर है और एक 240 डिग्री पर है। ये फेज डिफरेंस को दर्शा रहा है, जबकि वोल्टेज हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेट द अनबैलेंस्ड इम्पीडेंस बी Z1 θ1, Z2 θ2, Z3 θ3 रेस्पेक्टिवली इन द 3 फेजेस। ठीक है, अब इम्पीडेंस यहां पर हम इम्पीडेंस किस फॉर्म में ले रहे हैं? हम पोलर फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म में हम ले रहे हैं, इसका मतलब Z1 और एंगल के साथ में हम जब शो कर रहे हैं तो ये पोलर फॉर्म में है। ठीक, अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो R प्लस J XL माइनस XC, ये अगर इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूं तो ये मेरा रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ठीक है, और जब मैं Z एंगल थीटा के साथ में लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये मैं पोलर फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं, तो इम्पीडेंस अगर इस तरीके से शो हो रहा है तो ये रेक्टेंगुलर या पोलर फॉर्म में है। तो Z1 θ1 अगर अनबैलेंस्ड इम्पीडेंस है, Z2 θ2 और Z3 θ3 तीन फेज के अनबैलेंस्ड इम्पीडेंस है। तो करंट इन ईच फेज विल बी, सबसे पहले I1, तो I1 V अपॉन Z1। अब यहाँ पर θ1 था पॉजिटिव में और यहाँ पर माइनस हो गया, मतलब जब मैं डिनोमिनेटर से V अपॉन Z1 θ1 है तो मैं एंगल को अगर ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा V अपॉन Z1 और एंगल माइनस लग जाएगा माइनस θ1, ये एंगल माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव था डिनोमिनेटर पे, जब मैं उसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं I2 इक्वल्स टू V अपॉन Z2, अब एंगल यहाँ पर 120 माइनस θ2। ठीक, तो मेरा V एंगल 120 डिग्री था और इम्पीडेंस कितना था? Z2 एंगल θ2। ठीक, तो ये मुझे मिलेगा V अपॉन Z2 और एंगल अगेन जैसे इसके पहले I1 में हुआ वैसे ही I2 में ये θ2 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल मेरा जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहा है तो एंगल सब्सट्रैक्ट हो रहा है। इसी तरीके से I3 इक्वल्स टू V अपॉन Z3 एंगल 240 माइनस θ3। θ3 कहाँ से आया? θ3 इम्पीडेंस Z3 से आ रहा है। ठीक है, तो ये मुझे ध्यान देना है। अब इसके बाद एंगल का ध्यान देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।